नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी फल श्रृंगार की मनोरम झांकी। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के आभूषणों संग किया गिरफ्तार। धर्मांतरण और जबरन निकाह के आरोप में कथित बाबा डॉक्टर नईम कादरी हुए गिरफ्तार। और बनारस की सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ सपा ने किया विरोध, गंदे पानी में उतरकर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की फल श्रृंगार की मनोरम झांकी सजाई गई। श्रावण मास के पावन अवसर पर दशाश्वमेध स्थित श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान मंदिर में धार्मिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान बृहस्पति का विशेष फल श्रृंगार किया गया, जिसमें 21 प्रकार के विभिन्न फलों से मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। भगवान की दिव्य झांकी ने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव कराया। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान कराया गया। भगवान को स्वर्ण मुखौटे, चांदी के छत्र और अष्टधातु से बने श्रृंगार के साथ सपरिवार विराजमान किया गया। मंदिर परिसर को अशोक और कामिनी की पत्तियों, फूलों, रंग बिरंगे कपड़ों और विद्युत झालरों से सजाया गया था। आयोजन की शुरुआत प्रातः 4 बजे मंगला आरती से हुई, जिसका संचालन अजय गिरी ने किया और समापन रात्रि 1 बजे शयन आरती के साथ हुई। भोर आरती और रुद्राभिषेक का आयोजन संतोष गिरी और अभिषेक गिरी द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गिरी परिवार की ओर से श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। पूरे आयोजन में पुजारी संतोष गिरी, अभिषेक गिरी और अभय गिरी की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रभु की मनोरम झांकी का दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। आज हमारे गुरु बृहस्पति भगवान का श्रृंगार है, फल श्रृंगार का झांकी है। आज इनके भव्य श्रृंगार हुआ, आज तीसरा श्रृंगार है इनका। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है बाबा के दर्शन करने से? इनके दर्शन मात्र से आपके ग्रहों में सुख शांति रहता है। आपके इनके जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा था, उनके शादी विवाह में वृद्धि होती है। बहुत सारी चीजें हैं, अनेक प्रकार के फलदायक फल प्राप्त होते हैं। आगे का ये हमारा तीसरा श्रृंगार है। आगे 7 तारीख को चौथा बाबा का भव्य हिम श्रृंगार का आयोजन किया गया है। भजन कीर्तन आपका चलेगा, ये आपका पूरा रात्रि भर, जिसकी भव्य झांकी रहेगी बाबा की पूरी। सुबह 2 बजे, भोर 2 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक चलेगा। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के आभूषणों संग गिरफ्तार किया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीती रात रिंग रोड स्थित गोडोपुर मोड़ के पास एक शातिर चोर हनीफ अली उर्फ गल्लू को चोरी के कीमती गहनों के साथ गिरफ्तार किया गया। एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पिछले 10 वर्षों से बनारस में राजमिस्त्री की आड़ में रहकर रेकी करता था और मौका मिलते ही घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। हाल ही में उसने संजय नगर कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने चांदी के नग जड़े आभूषण, अंगूठी, झुमकी, टॉप्स, बाली, पायल, कुंडल, बिछिया आदि कुल 9 जोड़ी कीमती गहने बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी गहराई से जांच कर रही है। थाना लालपुर पांडेपुर में एक मुकदमा अपराध संख्या 176 2025 पंजीकृत हुआ था, जिसमें यहाँ संजय नगर कॉलोनी में एक चोरी हुई थी। तो जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो कहीं बाहर गए हुए थे। उसके बिल्कुल पास बगल के मकान में ये जो राजमिस्त्री हैं, जिनका नाम हनीफ शेख है, जो कि सीसीटीवी में इनकी सारी ये जो घटना है कैद हो गई थी, इनके द्वारा चोरी की गई थी। और ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो हमारी टीम ने इनको ये गोईठा मोड़ रिंग रोड से जो सामान के साथ इनको चोरी किया है, लगभग 70% सामान जो है वो बरामद हो गया है। 30% इसके द्वारा किसी को बेच दिया गया है। क्या-क्या सामान चोरी हुआ था? जो चोरी वो सामान में मेनली ज्वेलरी थी, जिसमें अंगूठी थी, झुमके थे, टॉप्स थे और नग से जड़ी जो है पीली धातु थी। ऐसा ही कुछ सामान था जो उसके द्वारा चोरी किया गया। क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? इससे भूतपूर्व में भी कुछ इस तरह ये राजमिस्त्री है, तो काम तो दूसरा करता था, लेकिन इसने मौके का फ़ायदा उठा के जब देखा कि इस मकान में कोई नहीं है तो इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। एज सच इसकी पहले कोई चोरी का कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया। राजमिस्त्री है, क्या पहले भी क्या उस मकान में चोरी करने का, उसी मकान में चोरी करने का क्या मकसद था? पहले काम अब ये वही काम कर रहा था और मौके का फ़ायदा उठाया इसने। इस तरीके की मंशा रही। हाँ, मगर धर्मांतरण और जबरन निकाह के आरोप में कथित बाबा डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने कथित बाबा डॉक्टर नईम कादरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धर्मांतरण, जबरन निकाह का दबाव, मारपीट और जान से मारने की धमकी शामिल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार नईम कादरी पहले उसका इलाज करता था और झाड़ फूक के नाम पर उसके संपर्क में आया। इसके बाद उसने महिला की नाबालिग बेटी का धर्म बदलवाने और खुद से निकाह करने का दबाव बनाना शुरू किया। महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे 27 जुलाई को घर में घुसकर बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही ये भी धमकी दी कि यदि निकाह नहीं किया गया तो वो उसे गोली मार देगा या काट कर फेंक देगा। पुलिस ने महिला की शिकायत पर सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी डॉक्टर नईम कादरी का एक दवाखाना है, जहां वो इलाज के नाम पर झाड़ फूक भी करता था। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कहीं और भी तो ऐसे मामले उसकी संलिप्तता में सामने नहीं आए हैं, इसकी भी जांच हो रही है। सिगरा थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक नईम कादरी नाम से एक व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा एक पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी और इनका धर्म परिवर्तन कराने का भी जो है दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में थाना सिकरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ पूछताछ में पता चला कि ये डॉक्टर हैं या कुछ और भी इनके कार्य चलता है? देखिए, ये दवाखाना चलाते हैं और ये इनकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद में ही इसमें कोई पुष्टिकारक साक्ष्य होगा तो बताया जाएगा। झाड़ फूक करके बताया जा रहा है कि बताया जा रहा था। प्रथम दृष्टया जांच में क्या ये बात सामने आएगा कि इस केस के अलावा भी क्या एक बड़ा नेतृत्व ये चलाता था? देखिए, इसके सिंगल केस के अलावा और कोई अब तक की पूछताछ में इसमें प्रकाश में नहीं आया है, बट हमने जैसे बताया इनके जो अन्य लिंकेजेस जो हैं, इनका सीडीआर निकाला जाएगा, इनका जो इंटरनेट हिस्ट्री आईपीडीआर निकाला जाएगा और सभी जांच करने के बाद में ही कोई पुष्टिकारक आपको साक्ष्य बताया जाएगा। अभी तक की तमामी जो
पूछताछ है उसमें इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं आया है। गिरफ्तार ये हमारे घर पे जाते आते थे दुलईपुर में, बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। और अब ये हमारा बस अपने बस में रखते, ये जो बोलते हैं हम वही बोलते हैं। डॉक्टर नईम कादरी हमसे जो कहते हैं हम वही बोलते हैं। इस समय वो हमसे कुछ भी कहेंगे हम उन्हीं की तरफ से कहते हैं। फिर क्या हुआ, मौलाना साहब क्या किया? मौलाना साहब के लेके वहाँ से जब दुलईपुर में मैटर उठा तो वहाँ से बाहर इनके आने जाने से बाहर में गाँव में बहुत तरीके की बात उठी कि ये औरत सही नहीं है। कुछ लड़के बाहर के बैठने लगे, बाहर के लड़के बदतमीजी करने लगे। हमने अपने भाइयों से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे भाई और डॉक्टर नईम कादरी आए थे वहाँ पर, तो डॉक्टर नईम कादरी को भी खड़ा करके गाली गलौज हुआ था वहाँ पर। उसके बाद उन तीनों लड़कों को हम लोगों ने भेज दिया थाने में और डॉक्टर नईम कादरी और हम सभी लोग वापस चले आए। उसके बाद से फिर ये हम लोगों के साथ आना जाना रखने लगे। बनारस की सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ सपा ने विरोध करते हुए गंदे पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। बनारस शहर में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर की गई सड़क खुदाई और खुले गड्ढों को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी में खड़े होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में प्रमुख मार्गों पर बिना योजना के की गई खुदाई और खुले गड्ढों को ऐसे ही छोड़ देने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। विशेषकर बरसात के मौसम में ये गड्ढे जल भराव का कारण बनते हैं, जिससे राहगीरों, यात्रियों और खासकर कांवड़ियों को भारी परेशानी और जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सावन महीने में काशी धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन जाता है और देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि शहर के सभी गड्ढों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए और लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि शहर को गड्ढा मुक्त बनाया जा सके। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। 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 मनमानी को बंद करो, बंद करो। शासन की मनमानी को बंद करो, बंद करो। मैं अपने तमाम साथियों के साथ आया हुआ था, सिगरा क्षेत्र में आया हुआ था, नगर निगम के पास ही बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फल मंडी है। तो मैं यहाँ आया था, जैसे मैंने गाड़ी का स्टैंड लगाया, गाड़ी जो है स्टैंड जो मट्टी में धंस गया, मैं गड्ढे में गिर गया और उसी गड्ढे में गिरे मेरी हालत आप देख सक रहे होंगे और आप दिखा भी पाइएगा अपने दर्शकों को कि उसी हालत में मैं यहाँ पे आया, अपर नगर आयुक्त साहब के पास आया। मैंने वहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया। जिस प्रकार से शहर में, पूरे शहर में गड्ढा बन गया है, गड्ढा मुक्त होने की जगह गड्ढा युक्त शहर हो गया है, तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने बल्कि उनसे मांग की कि एक हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। अधिकारी का कहना था कि बहुत जल्द काम किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है। आप तो जान ही रहे, वही नफा तुला जवाब, वही नफा तुला बात करने वाला काम होता है यहाँ अधिकारियों का, वही गोल मोल जवाब दे करके मामला खाली कर दिया गया। लेकिन अगर ये गड्ढे नहीं पटते हैं, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे कांवड़ियों को, हमारे स्कूल के बच्चों को असुविधा होगी, तो इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का काम हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग। देखिए, ये लगातार है, पूरे शहर भर में गड्ढा किया गया है, केबल बिछाने के नाम पे, तो सीवर लाइन के नाम पे, तो तमाम तरह की बहाना पट्टी करके तमाम तरह का गड्ढा किया गया और उसको पाटने का काम नहीं किया गया। ये बताइए, गड्ढा जब 15 दिन पहले किया गया तो वहाँ काम भी हो कि वो गड्ढा खत्म हो जाना चाहिए था, गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए था, गड्ढा बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आज क्या है, आज शहर में टोटो पलट रही है, ऑटो पलट रही है, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं गड्ढों में, हमारे तमाम श्रद्धालु गिर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, तमाम जगह से कांवड़ लेके, दूर दराज के इलाके से लेके आने वाले कांवड़ियों का सुविधा हो रही है। लेकिन आज ये सरकार जो है, ये शासन जो है, ये बिल्कुल चेत नहीं रहा है, ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री काशी दौरे के दौरान 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लगभग 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मंडलायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन एयरपोर्ट से सीधे जनसभा स्थल तक प्रस्तावित है, जहां वे न केवल काशीवासियों को नई विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे, बल्कि किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त की धनराशि वे जनसभा स्थल से ही देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और नगरीय विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि वाराणसी के बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से चर्चा में रही दाल मंडी चौड़ीकरण योजना को भी इस बार की परियोजनाओं में शामिल किया गया है। ये परियोजना पुराने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में यातायात और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री का ये दौरा वाराणसी के विकास के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि किसानों और आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का जो दौरा है, उसमें यहाँ जो वाराणसी के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की है। इसमें लोकार्पण लगभग 14 प्रोजेक्ट है, 565 करोड़ के, और शिलान्यास के 38 प्रोजेक्ट है, लगभग 1618 करोड़। इस प्रकार कुल लगभग 2200 करोड़ की प्रोजेक्ट की लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो पीएम किसान लाभार्थी हैं, इन लोगों के लिए 20वां किस्त यहीं से पूरे देश के किसानों के खाते में यहीं से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो दिव्यांगजन है, लगभग 2025 लोगों का, उनकी कुछ उपकरण वितरण का भी कार्यक्रम। लगभग 2 घंटे यहाँ पे रहेंगे और ये बनौली गांव है, सेवापुरी ब्लॉक दिल्ली के संसदीय क्षेत्र में, वहीं पे इस बार कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम के बाद सीधे एयरपोर्ट से वापस जाने का प्रोग्राम। इसमें पंडाल तो हम लोग 50,000 लोगों के लिए बनाए हैं, और लोग और भी अगर ज़्यादा आने की संभावना हो तो उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी तैयारियां लगभग 2200 करोड़ की लोकार्पण और शिलान्यास है। हाँ, इस सड़क का भी है थोड़ी तरह। अभी तक जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, ऐसा कोई सूचना नहीं है। एक सवाल तो लास्ट लम्हे में भी संग्रहालय का भी ये पर्यटन विभाग द्वारा जो लम्हे में मुंशी प्रेमचंद जी के जो घर है, उसका जीर्णोद्धार है। उनके जो कार्य है, वर्क्स को डिजिटाइज करने का प्रोविजन है, और एक म्यूजियम जो पहले बना हुआ है उसको भी जीर्णोद्धार करने का और लैंडस्केप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। नहीं, रोपवे इस कार्यक्रम में नहीं। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। आगामी अगस्त माह में वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग को लेकर किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आग्रह किया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिया जाए, ताकि वे अपनी क्षेत्रीय समस्याएं सीधे उनके समक्ष रख सकें। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि जनपद जौनपुर के किराकत तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि अधिकांश किसानों ने मुआवजा लेने के लिए आवश्यक सहमति पत्र पहले ही संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। मुआवजा
वितरण में हो रही देरी के चलते सड़क निर्माण भी ठप पड़ा है। करीब 16 किलोमीटर अधूरी सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि सिंचाई और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं को 15 जुलाई को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया गया था, परंतु 25 जुलाई को जिला मुख्यालय पर हुए धरना प्रदर्शन के बावजूद दोनों विभागों की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री, जो सदैव किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। जो ये सड़क जा रही है आजमगढ़ से ये लुम्बिनी से वाराणसी आ रही है, उसमें जौनपुर का 16 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बंद पड़ा है, बना नहीं। आज 17 साल से 13 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था डीएम को कि आप जा करके, हम लोग इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले थे, लेकिन हमारे किसान नेता को अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं कमिश्नर को और इनको दिए हैं, और हम लोग मिलना चाहते थे, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। और हम लोग समझ लीजिए मरने के कगार पर हैं, 80 वर्ष के हो गए। आज तक अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, न सड़क बनी। जी नहीं सर, मिला ही नहीं मिला जी नहीं। 14 साल से 15 ठीक है, पर्चे बताइए। अरविंद जी, किस संदर्भ में आप लोग आए थे यहाँ ज्ञापन देने के लिए? हम लोग इस संदर्भ में आए थे कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। हमारे किसान नेता अजीत सिंह और किसानों के साथ अपनी समस्या को लेकर उनको 2 दिन पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और आज वो अपने घर पे पुलिस लगी हुई है और हमारे नेतृत्व ही कर रहे थे अभी तक। तो नहीं आए तो हमारे किसान भाई सब लोग आए कि हम लोग अपनी बात चल करके कमिश्नर साहब से, पुलिस आयुक्त से कहेंगे, और ये हमारी समस्या जो है। किन बिंदुओं को लेकर आप लोगों की समस्या जाती है? उसमें किसानों का प्रथम मुआवजा का समस्या है, जो आज 15 साल से रुका हुआ है। दूसरा समस्या नहर का पानी था, तीसरा समस्या बिजली था, और समस्याएं थी जो कि आज इतने दिन से हम लोग परेशान हैं। ठीक। महान गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर डर्बी शायर क्लब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पितरकुंडा स्थित कुंड पर डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्मी दुनिया के मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की 45वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मछलियों को चारा खिलाया गया और रफ़ी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1928 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई में बस गया। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ने अपनी सुरीली आवाज़ से धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं को आवाज़ दी। उनके गाए देशभक्ति गीत, भजन और प्रेम गीत आज भी लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उनके नाम से एक विशेष ट्रेन चलाई जाए। इस अवसर पर वाली शर्मा, बबलू गुप्ता, घनश्याम शर्मा, राज जायसवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 45वीं पुण्यतिथि प्राचीन कुंड पर पितरकुंडा पे मना रहे हैं। आज ही के दिन 1980 को इस महान गायकार ने इस फ़न की दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। आज रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीतें हैं, यादें हैं, और रफ़ी साहब ने जैसे जैसे गीत उन्होंने गाया है आज भी हृदय में उतरने वाला गीत है। और रफ़ी साहब ने 1962 में जब चीन से जंग चल रही थी तो भारतीयों को जोश, भारत के लोगों को जोश पैदा करने के लिए फिल्म हकीकत बनाई गई थी। तो उनमें उन्होंने गाना गाया था कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, जान देने की रुत आती नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने न दिया। आज चीन के अंदर उसी तरीके से रफ़ी साहब ने कई सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं, मेरे राम जो उन्होंने भजन गाया है। और बहुत सी उन्होंने जो है गाने ऐसे ऐसे गाए हैं कि जो रातों में लोग सोते हैं तो वाकई नींद आ जाती है रफ़ी साहब के गीत सुन के। और एक बार पाकिस्तान के दौरे पे भी वो गए थे
तो वहाँ के लोगों ने लाहौर में एक फरमाइशी गीत गाने के लिए कहा था कि रफ़ी साहब एक गीत गाइए कि बहुत दूर से आप आए हैं। तो रफ़ी साहब उन्हीं के लिए गीत गा दिया कि बहुत बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते। तो रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे गीत उन्हीं लोगों के ऊपर गाया था कि अगर संबंध बनाना है तो संबंध मधुर बनाया जाता है, और यही से रफ़ी साहब के गीत था। और रफ़ी साहब के लिए हम प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे वाराणसी के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि रफ़ी साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, मरणोपरांत भारत रत्न उनके परिवार को दिया जाए, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि और जिस तरीके से महान विभूतियों की आकार बनाई जा रही है, दीवालों पे, कुंडों पे बनाई जा रही है, ऐसे हम जानते हैं कि महान गायकार फनकार के भी रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, लता जी जैसे लोग, मन्ना डे जैसे लोगों का भी आकार बनाई जाए। यही एक उनकी 45वीं पुण्यतिथि पे पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर हमने मछलियों को चारे खिला के उनके चित्र पर फूल डालकर श्रद्धांजलि मनाई, और यही एक उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर रफ़ी साहब के नाम से सरकार ये वादा पूरा करे। अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यूपी कॉलेज के हिंदी विभाग के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम सुधार सिंह ने तुलसीदास जी के जीवन, काव्य और सामाजिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की रचनाएं आज भी मानव जीवन के मार्गदर्शन का स्रोत है। कार्यक्रम के संयोजक शिव कुमार अग्रवाल रहे, जबकि संरक्षक मंडल में वल्लभ दास अग्रवाल, अशोक जी अग्रवाल, सतीश कुमार अग्रवाल और राजेश कुमार शामिल रहे। समारोह में अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के अनेक सदस्य, गणमान्य नागरिक और शिक्षाविद बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रकार से राम रूप में है कि नहीं जाओ, राक्षस हैं, जंगली जानवर हैं, सब कुछ है, और सीता नहीं रुकती है। यह भारतीय संस्कृति है। हमारे लोक में कहा गया है, बहुत सुंदर एक लोक में कथन है, आग लाग घर जल का बहु सुख की। आग लगी, घर जल गया, लेकिन स्त्री कहती है, भारतीय स्त्री की बड़ा सुख मिला। तो अब भैया आग लगने से, घर जलने से सुख कैसे मिलेगा? तो कहती है कि दिए के साथ घड़ी लगा भर करती। उस आग को बुझाने के लिए अपने पति के साथ घड़ा भरा भर करके जो बुझाया उसको ना, उसमें जो सुख मिला, घर तो फिर बन जाएगा। स्वर्णकार संघ के व्यापारियों और पुलिस की बैठक में सुरक्षा और कर्मचारी वेरिफिकेशन पर चर्चा हुई। चौक थाना परिसर में बुधवार को उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ और थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा हुई। संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने बताया कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले उनका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। जल्द ही सभी व्यापारियों की सूची थाना को सौंपी जाएगी ताकि पुलिस द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और व्यापारी प्रशासन को हर संभव सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बैठक में प्रमुख रूप से सत्यनारायण सेठ, शैलेश वर्मा, अनूप जायसवाल, मनोज सेठ सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। आज चौक थाने में हमारे थाना प्रभारी महोदय श्री विमल कुमार मिश्र जी के द्वारा एक बैठक आयोजित किया सुरक्षा से संबंधित सराफा व्यवसायियों के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की पूरी टीम जो हमारे क्षेत्र में पूरे चौक क्षेत्र में है उनको बुलाया गया था और सुरक्षा के विषय में ही बात हुई है। आपका एक आग्रह था कि भाई यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना नहीं हो रही है, बड़ा अच्छा है और हम भी प्रयास करते कि ना हो, और हम लोगों का यह आग्रह रहता है कि नहीं हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। एक
नई चीज़ है कि जैसे वेरिफिकेशन की बात आ रही है। बहुत से यहाँ पर लोग जो बाहर से भी आकर काम करते हैं उनकी वेरिफिकेशन जरूरी है। तो हम भी अपने स्टाफ को, चाहे वो अपने कारीगर हो, जितने भी हैं, सबका वेरिफिकेशन करते हैं। उनका आधार, फोटो, ये सब सारी चीज़ रखते हैं, पता वगैरह रखते हैं। लेकिन पुलिस में भी ऐसा प्रयास हो कि पुलिस के थाने में भी उनका पूरा रिकॉर्ड दर्ज हो, ताकि अगर किसी प्रकार की अगर कोई लेकर भाग जाता है या कोई चोरी होती है, ऐसी कोई घटना या लूट होती है, तो उसमें बड़ा उनको सहूलियत मिलेगा। और जो यहाँ से भागकर करीब 1000-2000 किलोमीटर दूर के रहने वाले कारीगर लोग हैं, उनको पकड़ने में उनको मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में यहाँ पर एक बैठक सीसी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है। हमारे मार्केट में चाहे सुड़िया हो, ठठेरी बाजार हो, रेशम कटरा हो, कड़ घंटा हो, छत्ता तले हो, नारियल बाजार हो, हर जगह जो हमारी सराफा मंडी है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, जो कैमरे घर के अंदर, दुकान के अंदर लगे हैं, उसी तरह बाहर भी लगे हुए हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी घटना पहले भगवान की दया से, बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से होती नहीं है। अगर कोई छुटफुट हुई है तो गिरफ्तारी हुई है और कैमरे के नज़र में ही पूरा उसका खुलासा हुआ है। श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा अग्रसेन सावन मेले का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति की विविधता और रंग बिरंगे पारंपरिक रंगों का संगम सावन माह में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा आगामी 2 अगस्त को रामकटोरा स्थित पैलेस में 1 दिवसीय अग्रसेन सावन मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों के 70 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे बनारसी साड़ियां, मऊ की चूड़ियां और कलकत्ता के कलात्मक सूती वस्त्र, काशी के पारंपरिक खान पान उत्पाद, ब्रांडेड और लाइट वेट फैंसी ज्वेलरी, हैंडमेड राखियां और भगवान के रेशमी कढ़ाई युक्त वस्त्र। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मेले में विशेष रचनात्मक वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। इस आयोजन की जानकारी श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अध्यक्ष शशि बाला शाह, मंत्री ब्रिजकमल दास अग्रवाल, सहायक मंत्री अर्चना अग्रवाल और श्री अग्रसेन महिला समिति की संयोजिका रीता प्रकाश एवं मालिनी चौधरी ने अग्रवाल समाज भवन मैदागिन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। ये 2 अगस्त को हमारा काशी अग्रवाल समाज में समाज सेवा विभाग है, उसके अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति है, जो ये सावन में मेला महिलाओं के लिए आयोजित करती है। इसका प्रारंभ बहुत साल 10-15-20 साल कम से हो गया है, जो जब से निरंतर चल रहा है। और ये पहले हमारा धर्मशाला में होता था, फिर हम इंटर कॉलेज में करे, फिर नाटी इमली ले गए, फिर हम HHI में ले गए, पिछले साल हम लोग सरोजा पैलेस में ले गए, जिससे हम हर वर्ग के लोगों को, जो घर में महिलाएं काम करती हैं, वो आत्मनिर्भर बने और ऐसा मंच दे सकें जहां सब लोग आए। तो इस बार हमारी इतनी सफलता मिली हमको कि हमारे 70 स्टॉल लगते थे, पूरे बुक हो चुके हैं। अभी भी हमारे 15-20 लाइन में लगे हैं, मेरे पास जगह नहीं है। हम अगले साल अब देखेंगे हम इसे और बड़े रूप में करेंगे। इसमें देखिए सब तरह के, जैसे रक्षाबंधन है, अब सब त्योहार आ रहे हैं हमारे, तो उससे रिलेटेड सब तरह के हम लोग ने उन महिलाओं को बुलाया है। वो अपनी जो भी घर से काम करती हैं, जैसे खाने का भी है, कपड़े हैं, राखी है और तरह तरह की चीजें उसको प्रदर्शित करेंगे। और 5 स्टॉल हम लोग ने चैरिटी दिया है और चैरिटी के लिए खुला है, जिसको भी चैरिटी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी फल श्रृंगार की मनोरम झांकी। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के आभूषणों संग किया गिरफ्तार। धर्मांतरण और जबरन निकाह के आरोप में कथित बाबा डॉक्टर नईम कादरी हुए गिरफ्तार। और बनारस की सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ सपा ने किया विरोध, गंदे पानी में उतरकर किया धरना प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।